हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। कैसे हो आप सब लोग? मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अब तो आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है। 15 फैब से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। दिसंबर जन 2 मंथ्स है आपके पास। अच्छे से प्रिपेयर कर लो और कोशिश करना 90 अबव तो स्कोर करना ही करना है हमें, ठीक है? तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। वन शॉट वीडियोस मैंने सारे अपलोड कर दिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर, जितने भी जो 4 चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, या फिर कह सकते हो जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है केमिस्ट्री के, वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस भी चल रहे हैं। मतलब क्रैश कोर्स है एक तरीके से, अप टू 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। गूगल मीट पे क्लासेस रहती है लाइव। किसी को भी अगर एनरोल होना हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, वहां पे जाके पता कर सकते हैं, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज विनेगर? विनेगर क्या होता है? सिरका जो हम यूज करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? 5 to 8% मिक्सचर होता है एसिटिक एसिड का। ठीक है, 5 to 8% मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसी में बी पार्ट है, व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? ग्लेशियल मतलब प्योर होता है, जो प्योर स्टेट में है। ये होता है हमारा प्योर स्टेट में एसिटिक एसिड जो होता है 100% प्योर। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है, व्हाट इज इट्स मेल्टिंग पॉइंट? इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है नियर अबाउट 290 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला है, वाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स? देखो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़े थे। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, और वीक एसिड कौन से होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। इसलिए ही कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट हो सकता है, होता है। या फिर आप कह सकते हो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता वाटर में। तो यही रीजन है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमारे, वो वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हम लोगों का, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एस्टर CH3COO C2H5 अंडरगोज सैपोनिफिकेशन। आपको रिएक्शन लिखनी है और नाम बताना है कि जब सैपोनिफिकेशन करवाते हैं हम इसका, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? तो देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्या लिया हमने, एस्टर CH3COO C2H5। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया NaOH, ये है हमारा बेस, ये है हमारा एस्टर। अब देख लो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये CH3C और ये Na इधर से अलग हो जाएगा, और पीछे क्या बचा, C2H5OH। तो एक प्रोडक्ट तो हमारा बन गया CH3COONa, प्लस दूसरी साइड हो गया C2H5OH। ठीक है, इसका नाम होता है हमारे सोडियम एसीटेट। इस ग्रुप को बोलते हैं एसीटेट। तो ये हो गया हमारा सोडियम एसीटेट, और ये होता है 2 कार्बन है, तो एथ अल्कोहल ग्रुप है, तो इथेनॉल। ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्शन है हमारी सैपोनिफिकेशन। कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स वाई? कि जो कार्बन होता है हमारे, वो हमें पता है कि वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो इसमें रीजन पूछा हुआ आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता। हमने 2 कंपाउंड्स पढ़े थे, कोवलेंट और आयनिक। आयनिक मतलब जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और कोवलेंट मतलब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब हम रीजन देखते हैं इसके, कि जो कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता। देखो, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है बेसिकली, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं शेयरिंग ऑफ, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल चाहता है। हमें जैसे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, वैसे ही एटम को भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तो होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके, लूज करके, गेन करके, या फिर शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, वो स्टेबल हो जाता है। पर जो हमें पता है कि जो कार्बन है ना, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा शेयरिंग करता है। इसके 2 रीजन है, ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर ट्रांसफर करता तो इसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,4। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4।
हमें ऑक्टेट पूरा करना है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, या फिर ये 2 स्टेबल है इसका, ठीक है। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तब ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तब ये स्टेबल हो जाएगा। अब देखो कार्बन के पास जनरली क्या होता है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन एक बहुत छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है। कार्बन इतना छोटा एटम है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। तो हम क्या लिखेंगे इसमें रीजन, कार्बन इज वेरी स्मॉल एटम, it requires more amount of energy, it requires more energy, so it is not possible for carbon to lose 4 electron, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत मुश्किल है, इतनी एनर्जी नहीं है कार्बन के पास में। ये रीजन तो हो गया कि वो लूज क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन को। दूसरी साइड है गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी तो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, मतलब फिर भी स्टेबल हो सकता है, पर वो गेन नहीं करता, क्यों? अगर उसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन को तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पहले से थे, 4 गेन कर लिए, कितने हो गए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो 6 ही है। अब आप देखो पहले क्या हो रहा था, 6 प्रोटॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बैलेंस बना हुआ था, न्यूट्रल थे, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके बैठे थे। अब क्या हुआ, प्रोटॉन तो 6 ही है पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब बराबर की लड़ाई नहीं है। अब देखो अब 6 प्रोटॉन है, अब 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोटॉन के लिए। अब आप सोचो एक एकदम पतला कमजोर सा आदमी और एक एकदम हट्टा कट्टा आदमी आ जाए तो कैसे फाइट करेगा, बराबरी का मुकाबला तो है ही नहीं। अब इसमें 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर ही नहीं पाएंगे, तो ये रीजन है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर सकता। इसलिए अब उसके पास ऑप्शन क्या बचा, खाली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से कंपाउंड बनते हैं हमारे, कोवलेंट। तो ये मेन रीजन है कि जो कार्बन है वो हमेशा कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। आयनिक क्यों नहीं बनाता, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता उसका रीजन, इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों नहीं कर सकता उसका रीजन, ठीक है। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। देखो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन का ऐड होना, किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जो हमने पढ़े थे ना एल्कीन एल्काइंस, वो सब क्या थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल प्लेटिनम या पैलेडियम, तो वो उसको कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो आप क्या लिख सकते हो, एडिशन, ये मैं लिख दूं एक बार, सोल्यूशन है ये, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in presence of nickel platinum palladium, addition of hydrogen, ये एक चीज वो लिखना भूल गई मैं, टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम टू कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, ठीक है। ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इसी का सेकंड पार्ट है व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है इसकी, ये मेनली काम आता है जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल वगैरह होते हैं उसकी, अगर हम निकल प्लैटिनम वगैरह के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वेजिटेबल घी फॉर्म होता है। तो आप लिख सकते हो वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में काम आता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड आएगा, ठीक है। ये था हाइड्रोजनेशन। अगला सवाल है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन करानी है आपको एसिटिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, ये एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा इजीली। चलो रिएक्शन देखते हैं, और इस रिएक्शन का नाम भी बता देती हूँ। ये रिएक्शन होती है हमारी एस्टरिफिकेशन। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH प्लस एसिटिक एसिड क्या होता है,
CH3COH, इसके रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? CH3COOC2H5, एक तो ईथर बन गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ। हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था, उसका काम क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना। तो ये वाटर यहाँ से HOH बाहर निकल गए, बाकी क्या बचा? ये एक साथ बन गया ईथर हमारा एस्टर, तो नेम क्या हो गया? एस्टरिफिकेशन। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या होता है? ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने का काम करता है ये। तो ये थी हमारी रिएक्शन। अगला सवाल है हमारा, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। इन दोनों का हमें नेक्स्ट होमोलॉग लिखना है। हमें ये पता है होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है? होमोलोगस सीरीज, इसमें क्या होता है? CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है नेक्स्ट मेंबर से। अब देखो जैसे हमें इसका लिखना है, ये क्या है? CH3 CH2 CH2OH, ये है हमारा प्रोपेनॉल। ठीक है, अब अगर हमें इसका नेक्स्ट मेंबर लिखना है होमोलोगस का, तो हम क्या करेंगे? CH2 और जोड़ देंगे एक, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2OH। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। ठीक है, सेम इसी तरह से हमें इसमें भी करना है। इसका नेक्स्ट होमोलोगस में हमें क्या करना है? CH2 ऐड कर देना है एक, CH3 CH2 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 CHO। कितने नम कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो? 5 का हो जाएगा पेंटेनल। ठीक है, ये हो गया हमारा होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन। Why are detergents preferred over soap for washing clothes in hard water? कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो मोर प्रेफर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सोप, जब हमें क्लोथ्स वॉश करने होते हैं हार्ड वाटर में। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो हमारे सोप होते हैं वो हार्ड वाटर में क्या करते हैं? सोप जो होते हैं हमारे, वो हार्ड वाटर में स्कम का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते इन हार्ड वाटर में वॉशिंग क्लोथ्स का। और डिटर्जेंट्स में क्या होता है? ये स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते। हम लिख सकते हैं डोंट फॉर्म स्कम, इसलिए ये ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं जब हमें क्लोथ्स वॉश करने होते हैं हार्ड वाटर में। ठीक है, ये डिफरेंस था कि व्हाई आर डिटर्जेंट्स मोर प्रेफर्ड एज कंपेयर टू सोप। ठीक है, अगला सवाल है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों होता है बताओ? व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? हम लोग पीछे के याद करते हैं, हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कोवलेंट कंपाउंड्स में? कोवलेंट कंपाउंड किससे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। याद आया, पढ़ा था हमने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो इनके कंपाउंड्स में जो बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी कम होता है, तो लो एनर्जी रिक्वायर होती है इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ लो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसके लिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है, आपको क्या लिख के आना है? कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इनमें बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी लेस होता है। तो थोड़ी सी भी अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ना तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। और जबकि हम दूसरी साइड आयनिक कंपाउंड्स का देखें तो उसका वेरी हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स का कम होता है। ये बेस होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस बताना है। चलो हम एक एक करके देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। एक साइड हम ले लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स और एक साइड ले लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले डेफिनेशन, मतलब सबसे पहले तो हमें फर्स्ट डिफरेंस में इसकी डेफिनेशन से ही बताना है।
आयनिक कंपाउंड्स किसके बीच में बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरे थ्योरी के उस बेस पे एक्सप्लेन करके आना है। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, और ये दोनों नॉन मेटल होने चाहिए, दो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये आ गया। और क्या डिफरेंस होता है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स में? आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी साइड कोवलेंट कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गए दो डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? आयनिक कंपाउंड्स का ज्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरी साइड कोवलेंट का लो मेल्टिंग पॉइंट। और क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स लिख के आना, 5 का है तो 5 पॉइंट्स, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने उतने पॉइंट्स लिख के आ सकते हो। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी वाला ऐड कर सकते हो आप लोग इसमें। ठीक है, और भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। ये मैंने मेन 4 बता दिए। डेफिनेशन क्या होती है, शेयरिंग से कौन सा बनता है, ट्रांसफर से कौन सा बनता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, किसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो भी लिख सकते हो। इसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो हम लोगों को पता है, कौन सी यूनिट से डिफर करते हैं ये? CH2 यूनिट। तो फर्स्ट तो हमारा क्या हो गया, दे डिफर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो सेम रहता है। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जो होता है होमोलोगस सीरीज का वो सेम होता है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम रहता है। तो ये भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और क्या रहता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो आप। ये तो मेन आपको पता ही है। ये भी वैसे नॉर्मली है, जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, और डिफर किससे करते हैं? बाय CH2 यूनिट से। इसको आप एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी। ठीक है, तो ये होगी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होमोलोगस सीरीज की। अगला सवाल है हमारा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 2,5। ये मैंने बताया था, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नाइट्रोजन के 5 है। और हाँ, ये चीज बता दो, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सेम इसी तरह से हम एक और नाइट्रोजन बनाएंगे। 1 2 3 4, ये इधर बना लो, ऐसा करो, 5 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब शेयरिंग कैसे होगी? हमें ये पता, हर एक एटम ऑक्टेट कंप्लीट करता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 5 इसके पास ऑलरेडी है, 6 7 8, 3 ये यहाँ से शेयर करेगा, इस तरीके से बॉन्डिंग करेगा। और ये वाला नाइट्रोजन इस तरीके से। अब हमने बताया था कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल बॉन्ड आता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा डबल बॉन्ड। यहाँ क्या कर रहा है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये लिख देती हूँ मैं, ट्रिपल बॉन्ड। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करना होता है हमें। Write the chemical equation to show what happen when methane is treated with chlorine in the presence of sunlight. आपको मीथेन की रिएक्शन करवानी है क्लोरीन के साथ में, सनलाइट के प्रेजेंस में। पहले तो हमें पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मैथ मतलब एक कार्बन, इन सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या फॉर्मूला बन गया इसका? सॉल्यूशन क्या है हमारा? ये मीथेन ले लिया हमने, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? क्लोरीन के साथ।
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं H और ऐसे V टाइप बना के, तो होगा क्या, ये H एक यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक Cl ऐड हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, ये बना हमारा CH3Cl। ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पूरे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। अब क्या होगा, CH3Cl प्लस Cl2, CH2Cl2। ठीक है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक Cl और जुड़ गया। फिर वापस होगी CH2Cl2 की रिएक्शन Cl2 के साथ में, CHCl3, ये सारी सनलाइट की प्रेजेंस में है। फिर CHCl3 की रिएक्शन होगी Cl2 के साथ में, क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl। ये क्या होता है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन। और ध्यान रखना है ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन इधर से रिमूव होकर Cl ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये होती है रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्टेंट आप लोगों को दे रखे हैं, प्रोडक्ट बनाना है आपको। पहला देखते हैं CH3COO C2H5, ये क्या है, एस्टर। इसकी रिएक्शन हमने कराई है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। पहले तो ये बता दो मुझे, ये कौन सी रिएक्शन है, किस नाम से जाना जाता है इस रिएक्शन को। जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं एस्टर को, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन। कई बार नाम से भी पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COONA, और बाकी क्या बचा, C2H5OH। CH3COONA प्लस C2H5OH, इसका नाम होता है हमारे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये तो हमारा नॉर्मल इथेनॉल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये क्या है, एसिड। एसिड की रिएक्शन किसके साथ है, बेस के साथ। ये तो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट क्या बन गया हमारा, CH3COONA, और साथ में H2O। ठीक है, ये तो नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है। और जो फर्स्ट वाली है वो सेपोनिफिकेशन है। काफी बार नाम से पूछ लेंगे, व्हाट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल बर्न्ड इन एयर। इथेनॉल की रिएक्शन करानी है, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ में। इथेनॉल क्या होता है हमारा, C2H5OH। इसके रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर रिलीज होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, 3 2 3 हो गया क्या, 6 और 6, ठीक है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन। तो ये क्या हो गया, कंबशन ऑफ इथेनॉल। प्रोडक्ट बनेंगे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कभी भी कोई रिएक्शन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके केमिस्ट्री में, तो आपको हमेशा बैलेंस करके लिख के आनी है रिएक्शन। चाहे क्वेश्चन में बोला हुआ है चाहे नहीं है, आपको हमेशा बैलेंस करके लिख के आनी है। ठीक है, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे उसके, तो बैलेंस करके लिख के आना हमेशा एग्जाम में। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है बेंजीन का और उसका स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है बेंजीन का C6H6, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन का। और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, स्ट्रक्चर भी हम एक बार देख लेते हैं। ये 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो उसका ध्यान रखना। ये देखो ऐसे इस तरीके से 6 कार्बन अटैच होते हैं, फिर रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है। ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है ये, और यहाँ पे सब लगे होते हैं हमारे हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर बेंजीन का C6H6। ठीक है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है इथीन का और फिर उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखो इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो कार्बन इथीन है मतलब एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एथ मतलब दो कार्बन है। वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करोगे, दो ये रे, एक इधर हाइड्रोजन एक इधर, सेम इसी तरह से ये, तो क्या हो गया C2H4, ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको ड्रॉ करना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक यहाँ कार्बन बना लिया, एक यहाँ बना लिया। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। ये मैंने एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ पे, एक इधर एक इधर, 4 बना दिए। अब इधर देखो 1 2 3 और 4, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक एटॉमिक नंबर 1 ही है उसका, एक ये हाइड्रोजन हो गया 2, एक इधर हाइड्रोजन हो गया 3, एक इधर हाइड्रोजन हो गया 4। अब हमें ये पता है हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है और बाकी सारे जितने भी एटम्स हैं वो ऑक्टेट पूरा करते हैं, मतलब 8 होने चाहिए। तो हाइड्रोजन डुप्लेट कैसे पूरा करेगा, इस तरह से एक कार्बन से शेयर कर ले, ऐसे ही बाकी हाइड्रोजन भी इसी तरह से पूरा करेंगे। ये ऐसे कर लिया, ये ऐसे कर लिया। अब कार्बन को कितने करने हैं, उसको तो 8 पूरे करने हैं, कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करेगा इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन। सेम अगला कार्बन भी इस तरीके से करेगा, ठीक है, हो गए ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये हो गया कार्बन का, ये इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए तभी आप बना पाओगे। कार्बन का तो एटलीस्ट याद रखना 2,4, तो 4 डॉट शो करने हैं, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगला सवाल है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज से क्या मतलब है, एंड राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला लिखना है। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको थ्योरी की फॉर्म में एक्सप्लेन करके आना होगा। क्या क्या होता है उसमें, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और डिफर बाय CH2 यूनिट, डिफर बाय CH2 यूनिट, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और भी है जैसे जनरल फॉर्मूला सेम होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। तो आप लिख सकते हैं दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड व्हिच डिफर बाय CH2 यूनिट आर कॉल्ड एज होमोलोगस कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज। जनरल फॉर्मूला पूछा हुआ है एल्कीन और एल्काइन का। एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2, ऐसे ही एल्कीन का होता है CnH2n, और अगर एल्केन का पूछा हुआ होता है तो CnH2n+2, ठीक है। ये होते हैं इनके जनरल फार्मूला। ये 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो अच्छे से ध्यान रखना होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन और तीनों के जनरल फार्मूला, एल्केन एल्कीन और एल्काइन के। अगला है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बतानी है आपको। फिर पूछा हुआ ऐसे में राइट द फार्मूला ऑफ अल्कोहल एंड कीटोन। जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और कीटोन, उसका फार्मूला पूछा हुआ है। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कुछ स्पेसिफिक स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं कोई हाइड्रोकार्बन चेन को, उनको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड सम स्पेशल प्रॉपर्टीज टू एनी सब्सटेंस, और यू कैन से दैट हाइड्रोकार्बन चेन, उनके साथ अटैच होकर उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। फॉर्मूला पूछा हुआ है अल्कोहल का, अल्कोहल होता है OH, ये हम इस तरह से डिनोट करते हैं। R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3CH2OH, ये पूरा क्या हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और कीटोन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे ये वाला, इस ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ये होता है हमारा कीटोन, जैसे CH3COOCH3, ठीक है। ये क्या हो गया प्रोपेनोन, 3 कार्बन है तो इसका नाम हो गया हमारा प्रोपेनोन। ओन क्यों लगाया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो हम सफिक्स यूज करेंगे ओन। इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल, 2 कार्बन है तो। ये था हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आपको सारे फंक्शनल ग्रुप ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा भी जो थे
एल्डिहाइड का फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्लोरो ब्रोमो किस तरह से यूज करते हैं हम उन सबको। ठीक है, तो सारे फंक्शनल ग्रुप का आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ विनेगर। विनेगर का केमिकल नेम और फॉर्मूला पूछा हुआ है। विनेगर क्या होता है? सिरका जो हम बेसिकल यूज करते हैं। इसका नेम क्या होता है? इसको हम किस नाम से जानते हैं? एसिटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे CH3COOH। ठीक है, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। केमिकल नेम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है इसलिए इथ आ गया। ओइक एसिड किसके लिए आया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा। और पूछे तो हम क्या बता सकते हैं? एसिटिक एसिड क्या होता है? 5 to 8% मिक्सचर होता है एसिटिक एसिड का वाटर में, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इतना हम एसिटिक एसिड डालते हैं, बाकी हम वाटर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के क्वेश्चंस में आपको कोई नहीं समझ में आया, कोई डाउट रह गया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं गूगल मीट पे। अगर किसी को भी एनरोल होना है क्रैश कोर्स में अप टू 10th क्लास तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के हैं, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखिए, उस पर जाके पता कर सकते हैं। और बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले पढ़ाने का। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।